మండలిలో ముస్లింలు గిరిజనుల రిజర్వేషన్ల పెంపు బిల్లుపై చర్చ జరుగుతోంది. లైవ్ లో చూద్దాం. 94 से लेकर आज से 20 साल से चल रहे, 21 साल से चल रहे, क्यों चल रहे? यानी कि ऊपर हाई लेवल में मरकज के सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जो बुजुर्ग जजेस हैं उनके बीच में भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि इसको क्या करना चाहिए, काटना चाहिए, निकाल देना चाहिए या कुछ एक सुधार लाना चाहिए. तो ये ऐसे माहौल में हम इसको लेके जा रहे हैं. मेरा मानना यह है कि यह बात एक बार वहाँ पहुँच जाए, हम वहाँ पहुँच जाए तो सारे बातें हमारे इल्म में आ जाएंगी. वापस लाके कोई तब्दील करना तो कर सकते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. छोटा मोटा चेंज करना तो ये हमारे अपने अंदर करने की बात है. सहमति अगर बनती है, अभी हम लोग वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया, आपने भी सपोर्ट किया, सरकार ला रही है और मेन अपोजिशन सपोर्ट कर रही है, इसमें कौन सा रुकावट आई? तो ये बातें हैं जो सुधार लाना है, केंद्र के पास हम एक बार पहुँच जाए तभी मालूम हमको हो सकता है. इसीलिए अब ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए इस पर कंप्लीट कर लेते हैं. కంక్లూడ్ ఎక్కువ తీసుకున్న సమయము, ఎందుకంటే నా అనుభవం నేను చెప్తున్నాను. అదే सीएम साहब ऑलरेडी 2010 में जब ये जजमेंट आया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हमारे आंध्र प्रदेश में, उसके बाद उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठना चाहिए, क्योंकि 9 शेड्यूल को रिव्यू करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना, मिनिमम 5 जजेस बैठना पड़ता. वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उसके अंदर अनिल धावे भी एक वन ऑफ द जज हो गए. तब हमारे, आप भी जानते भारती रेड्डी, वो हमारे ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट थे. हमने भारती रेड्डी को यहाँ से भिजाया 2010 में, कंप्लेंट करे 11 में कि जो जज अभी बेंच में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में है, वो आंध्र प्रदेश के अगेंस्ट जजमेंट में वन ऑफ द चीफ जस्टिस थे, वो बेंच में नहीं बैठ सकते. उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसॉल्व हो गया. आफ्टर दैट फिर एक बेंच बैठा जो 2015 में बैठा, 15 और 16 में. उसके अंदर भी हम आपसे भी लास्ट टाइम बोले थे कि तेलंगाना की तरफ से कोई एडवोकेट नहीं आया, जबकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठ गया बोले, तो आपने कहा कि नेक्स्ट टाइम पेशी में आपके तरफ से एडवोकेट को भिजाए. मैं भी मेरे तरफ से पर्सनल अपीयर हुआ, मेरे तरफ से सलमान खुर्शीद साहब एज ए एडवोकेट मैं अपीयर हुआ उसमें. फिर जब क्या हुआ, फ़कीर मोहम्मद साहब द सुप्रीम कोर्ट के जज 3 महीने रिटायरमेंट को थे, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जो भी बैठने वाला है 3 महीने से कम अगर जिसका भी रिटायरमेंट है ना, वो नहीं बैठ सकते. फिर अगेन वो हो गया. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठेगा तेलंगाना का 4% सुनने के लिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, उसी में तमिलनाडु का केस भी रिव्यू के अंदर, वही पिटीशन के अंदर लिंकअप है. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अभी नहीं बनना है, पता नहीं कब बनेगा. लेकिन आज जो मोदी जी का स्टेटमेंट आप बता रहे हैं कि आपको मालूम है नेशनल बीसी कमीशन था, नेशनल एससी कमीशन, नेशनल एसटी कमीशन, वो तमाम डिसॉल्व कर दिए. नेशनल बीसी कमीशन अब नो मोर नेशनल बीसी कमीशन. वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि ये सब कमीशन नहीं रहेंगे, हम एक कमेटी बनाएंगे, उसको जुडिशल पावर देंगे, वो हमारे स्टेट के कमीशन के पावर्स को लेकर वो खुद ही करना चाह रहे हैं. उसके ऊपर लोकसभा में बिल पास हो, लेकिन राज्यसभा में अपोज करी कांग्रेस पार्टी, वो सेलेक्ट कमेटी को चलेगा. उसी के ऊपर आज जो उड़ीसा में प्राइम मिनिस्टर ने जो बात किए हैं, वो यही बात करे हैं कि नेशनल कमीशंस बैकवर्ड एससी एसटी का वो डिसॉल्व करके वो एक वन अम्ब्रेला के नीचे लाकर ये देखना चाह रहे हैं कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोऑर्डिनेशन के साथ बनाना चाह रहे. वो सेलेक्ट कमेटी कब पास होती, कब बिल बनता, मैं उसके बारे में नहीं चाह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि आप अच्छे उद्देश्य के साथ इस बिल को आप लाए हैं, 12% लाए हैं, 10% लाए हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टेक्निकली इसके बहुत सारी खामियां हैं. टेक्निकली क्योंकि कमीशन एक बोल रहा है, सरकार एक बोल रही, को जुडिशनल एक बोल रहा, हम एक कर रहे. तो फिर भी आप ज़्यादा वक्त नहीं लेने के लिए बिल भी बजा रहे. मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी खामियां हैं. फिर भी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, हम आपके बिल को पूरा समर्थन करती है. लेकिन कल ये नहीं कहना कि भाई मैंने तो कोशिश करा. आप एक तरफ बोल रहे हैं कि मैं जो मक्की टू मक्की तमिलनाडु का लगाए, अगर लगाना चाह रहे थे तो आज चारों को लगाना था. आप बैकवर्ड क्लास भी लगाना था, एससी भी लगाना था, एसटी भी लगाना था, माइनॉरिटी भी लगा कर अगर चारों का मिला के एक साथ अगर आप दिल्ली में
9 शेड्यूल के अंदर प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करते तो बहुत अच्छा होता था। लेकिन यहाँ पर अधूरा अधूरा है, फिर लाएंगे, फिर चेंज करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर स्पेशल सेशन बनाएंगे। आप वो आप ही भी छोड़ो, फिर भी आप इस बिल को कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम समर्थन कर रहे हैं, उसकी तायद कर रहे हैं। थैंक यू। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, फिर एक बार बोलना मेरा फर्ज भी बनता है एज ए लीडर ऑफ द हाउस। ये जो चीज़ें हैं 70 साल से इन बातों पे चर्चा हो रहा है देश में, और आप बखूब जानते हैं जब तेलंगाना का मामला उठा तो आप जैसा कह रहे थे, गवर्नमेंट एक बोलता, कोर्ट एक बोलता, ये वो बोलता, वो सब रहता झंझट। तेलंगाना का जब मामला उठा तो तेलंगाना वाला एक बोल रहा था, आंध्रा वाला एक बोल रहा था, पार्लियामेंट में पेपर स्प्रे तक चले गया मामला, पेपर स्प्रे भी करे लोग लोकसभा में। यानी कि ऐसे जो चीज़ें होते हैं ना, ये 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में नहीं होते। मैंने कभी नहीं कहा 2 महीने में आ जाएंगे भाई, ऐसा होता ही नहीं है। मेरा बोलने का मतलब यह है, हम पास करके जो प्रोसेस करना था हमने प्रोसेस किया है। ఆ ప్రాసెస్ చేసి దాని ఒక పద్ధతిగా పెట్టుకొని వీలైనంత వరకు లీగల్ అడ్వైస్ తీసుకొని అడ్వకేట్ జనరల్ ఒపీనియన్ తీసుకొని దీన్ని మేము తయారు చేసినాం। ఇది నేను చేయలే, మన లా సెక్రటరీ ఆయన కూడా జడ్జే, మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, మన అడ్వకేట్ जनरल ఒక్క నిమిషం వీళ్ళంతా చేసినారు। మీరు చెప్పింది बिल्कुल आप जो बोले सही बोले, इतना क्यों घूमना पड़ा आपको, चक्कर चक्कर था। अब लग रहा है ये कि ये कुछ होने वाला है। अभी आप ही बोल रहे हैं कि ये ऐसा करो, वैसा करो, इसको खारिज करो, उसको खारिज करो, एक सहमति लाओ बोल के केंद्र सरकार लगा हुआ है। इसमें हम लोग भी अगर जाके जुड़ गए तो लाइन में हम भी रहेंगे, कतार में रहेंगे, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद बात है। किसी भी एक तरीके से पहले में अगर लाइन हम लोग जाके अगर लाइन में लग गए, जो भी इसमें तब्दीलात होगी, नेशनल कंसेंसस जो होंगे, कुछ तरीके अपनाए जाएंगे, उसमें हम लग जा सकते हैं। अगर हम ऐसे सोचते, ये सोचते, वो सोचते, अगर यहीं रह जाएंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। बेहतर यह है कि हम पास करके किसी न किसी एक तरीके से हम जाके पहुंचे सेंटर के पास, तब कुछ इसका मतलब बन सकता है। आपने जो तायद किया, मैं सरकार की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు, సీఎం గారు మాట్లాడినప్పుడు మీరు లేవాలంటే కష్టమవుతుంది, అట్లా ప్రతిదానికి క్లారిఫికేషన్ తర్వాత అడగండి। కానీ ఇప్పుడున్న మీ అడ్వకేట్ జనరల్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు, మా సుదర్శన్ రెడ్డి గారి బెంచ్ మీదనే ఆయననే ఈ 4% రిజర్వేషన్కి వ్యతిరేకం, జడ్ బిలాల్ నస్కీ గారికి ఆయననే వ్యతిరేకం, జస్టిస్ అనిల్ ధావే బెంచ్ మీద ఆయననే, ఈవెన్ దో సుప్రీంకోర్టులో 25th మార్చ్లో ఆయననే హరీష్ సాల్వే తర్వాత ఆయననే ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నారు। ఐఎమ్ ది విట్నెస్గా బాక్స్లో ఉన్నా నేను, ఆయననే చేసినారు। కాబట్టి ఆయన వల్ల ఈ రిజర్వేషన్ కాదు, మీరు ఇంకా ఆయన మాత్రం అన్ని ఆల్ కేసెస్లో ఆయన యాంటీగా మా గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా ఈ రిజర్వేషన్గా వ్యతిరేకంగా పోరాడారు। కాబట్టి మీరు ఆయన పేరు చెప్పినారు కాబట్టి ఆయన హిస్టరీ మీకు చెప్పినారు। शिबिर साहब की प्रेस्टेज बहुत है, मन को तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप चालाक है तो मैं आपसे भी ज़्यादा चालाक हूँ। जो हमारे खिलाफ लड़ा वही अगर हमारा वकील बना तो बहुत बेहतर है ना। सबसे ज़्यादा पॉइंट वही जानते हैं, कैसा इसको बचा के चलना है। दूसरा बात, आप जरा आपका लफ्ज़ वापस ले, जो कि रियासत का एडवोकेट जनरल है, उनके बारे में ऐसे बात रिकॉर्ड में नहीं रहना चाहिए प्लीज़। मैं हम्बल रिक्वेस्ट यू, इसमें प्रेस्टेज की कोई बात नहीं है। नहीं वो ठीक है, लेकिन हमारे स्टेट के एडवोकेट जनरल है तो उनके बारे में ऐसे बात शोभा नहीं देता प्लीज़। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। वो है, पूरा है, लेकिन प्रेजेंटली ही इज अवर एडवोकेट जनरल। नहीं, एडवोकेट जनरल के बारे में ऐसा बात नहीं होना चाहिए प्लीज़, काइंडली। ఏజీ గురించి మాట్లాడినటువంటి మాటలు రికార్డు నుంచి తొలగించబడ్డాయి। పల్లా రాజేశ్వర గారు. అధ్యక్ష, ఈరోజు చాలా చారిత్రాత్మకమైన రోజు। భారతదేశంలోని ముస్లిమ్స్లో ఉన్న పేద ప్రజలందరూ కూడా ఇవాళ గుర్తుంచుకోవాల్సిన రోజు। ఒక్క తెలంగాణలోనే కాకుండా మొత్తం పేద ప్రజలు అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఈ బిల్లు గురించి చదివి ఈ బిల్లు తమ రాష్ట్రాల్లో కూడా పెట్టాల్సిందిగా కోరే
రోజు వచ్చేది ఖచ్చితంగా ఈ బిల్లును చూసే. ముఖ్యంగా ఈ బిల్లు తేవడానికి ముందు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం